नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। शीतकालीन यात्रा का निमंत्रण भी दिया। उत्तराखंड के काशीपुर में चेयरमैन प्रत्याशी के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट। बसपा ने उतारा प्रत्याशी, अन्य निर्दलीय उम्मीदवार। चंपावत में बंगाल टाइगर का शव मिलने से सनसनी। विभाग के अधिकारी मौके पर, आपसी झगड़े में बता रहे मौत। पहली बार पहाड़ में दिखे बंगाल टाइगरों की होगी जांच। उत्तराखंड में बनाया गया ट्रैफिक पार्क यातायात नियमों की देगा जानकारी। नया प्रयोग बच्चों के लिए आरटीओ प्रवर्तन। शैलेश तिवारी ने दी जानकारी। उत्तराखंड में 11 जनवरी से करवट लेगा मौसम। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश के आसार। बढ़ेगी ठंड। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे, जहां पर मीडिया से बात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने नए राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा चल रही है, जिसकी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सुझाव शीतकालीन यात्रा के लिए दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शीतकालीन यात्रा में उत्तराखंड पहुंचने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेज़बानी मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय चमचा मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के दौरे पर रहे। इस दौरान चंपावत पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रेमा पांडे के पक्ष में जनसंपर्क किया और नगर की सम्मानित जनता से भाजपा प्रत्याशी प्रेमा पांडे को भारी से भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। मंत्री अजय चमचा ने कहा, इस बार चंपावत में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और जनता के आशीर्वाद से भाजपा प्रत्याशी प्रेमा पांडे भारी से भारी बहुमतों से जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रेमा पांडे के पालिका अध्यक्ष बनने से चंपावत नगर का कायाकल्प होगा। चंपावत एक ऐसा आदर्श नगर बनेगा जिसकी मिसाल पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में भी दी जाएगी। जिस प्रकार से नगर पालिका के मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष, पंचायतों के चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, पिछले 7-8 दिनों से पिथौरागढ़ के मेयर का सीट और अल्मोड़ा मेयर सीट के बाद लोहाघाट और चंपावत में मेरा आना हुआ है और जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार का प्रभाव है, आम जनमानस तक उसका अपने आप में एक अभिनव उन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर जो काम देखा है, इस काम को नीचे की इकाई यानी कि नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर की सीटों के माध्यम से ही इम्प्लीमेंट होता है और इसलिए सभी मेरे संसदीय क्षेत्र के संभ्रांत जनता का मुझे जो दिख रहा है
वातावरण, उस वातावरण से मैं कह सकता हूँ कि सारे लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के और पुष्कर धामी जी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना का इम्प्लीमेंट नीचे मोहल्लों तक, गाँवों तक, क्षेत्र तक, अपने वार्ड तक पहुँचे। वहीं उत्तराखंड में पहली बार एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। यहां बता दें कि नगर पालिका महुआ खेड़ागंज में काफी समय से परिवारवाद के चलते एक ही परिवार के लोगों को कांग्रेस से टिकट मिलता चला आ रहा था। हालांकि इससे पूर्व भी महुआ खेड़ागंज में कांग्रेस के सिंबल से अब्दुल हसन की पत्नी नगर पालिका महुआ खेड़ागंज की अध्यक्ष थी। वहीं लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव में महुआ खेड़ागंज से मात्र बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी सलीम अंसारी को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि महुआ खेड़ागंज से भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को अपना खुला समर्थन दिया है और आम आदमी पार्टी ने भी बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दिया है। यहां पर कांग्रेस से किसी को भी सिंबल नहीं दिया गया है, तो सिर्फ मात्र सलीम अंसारी ही बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से लड़ रहे हैं। इसके अलावा किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहां पर नहीं उतारा, जिससे साफ हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी ही इस क्षेत्र में दमदार प्रत्याशी नजर आ रहा है, क्योंकि अन्य लोग निर्दलीय खड़े हैं और उन्होंने महुआ खेड़ागंज के लिए कोई खास कार्य नहीं किया। इस बार बहुजन समाज पार्टी से सलीम अंसारी को महुआ खेड़ागंज की जनता ने नगर पालिका महुआ खेड़ागंज से अपना चेयरमैन बनाने की ठानी है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी से पहले भी महुआ खेड़ागंज से अरविंद राणा चेयरमैन रह चुके हैं। सबसे पहले तो मैं बहुजन नायक बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने भरोसा जताया। विकास की बात यह है, दोनों ही हमारे चेयरमैन रहे, पूर्व में बहुत सूझबूझ से काम किया है इन्होंने, विकास के क्षेत्र में काम किया है। कहीं ना कहीं इनके पद चिन्हों पर चल के मैं विकास को आगे बढ़ाऊँगा और मुझसे कोई भी शिकायत आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नहीं मिलेगी। रुझान खान साहब बहुत अच्छा है और ये मेरे कहने से नहीं, आप भी शायद महुआ खेड़ागंज की महान जनता से पूछेंगे तो आपको खुद भी पता लग जाएगा। यहाँ बहुजन समाज पार्टी पहले भी अपना चेयरमैन बना चुकी है और इस बार चूँकि भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन है तो 100% मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सलीम अंसारी भारी मतों से विजय हो। नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज में इस बार सिद्धांतों की लड़ाई है, गरीबी और अमीरी की लड़ाई है, ईमानदारी की लड़ाई है। आज तक उन्होंने जो पूर्व में शासन करते आए हैं, उन्होंने परिवारवाद को ऐसा मोड़ दे दिया है जिससे महुआ खेड़ा की जनता इतनी ज़्यादा नाखुश है। पहले बाप हुआ करते थे, फिर उनके बेटे ने राज किया, पोते का नंबर है। और आने वाले समय में अगर महुआ खेड़ा की जनता ने अभी भी सोच समझकर फैसला नहीं लिया तो आने वाले समय में परपोता, फिर उनका पोता, फिर उनका पोता, ये गुलामी में महुआ खेड़ा झगड़ा रहेगा। हमने सभी से एक बार कहा है, सलीम अंसारी इस बार चेयरमैन बन जाएंगे तो हम अगली बार, अगर जनता ही चाहेगी तो अलग बात है, लेकिन हम चाहते हैं हर बार नया चेयरमैन महुआ खेड़ागंज में हो ताकि अपनी नई सोच के साथ वो विकास कर सके। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लक्सर में नगरपालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जगदेव सिंह उप जग्गी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र छाया पर पुष्प अर्पित करते हुए फीता काटकर किया। कार्यक्रम में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह, विधायक रवि बहादुर, पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल, जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कई लोगों ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली। मुद्दे जो जनता के सवाल हैं वही हमारे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने नगरीय क्षेत्र में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाया है, जिस तरीके से सफाई के कामों को, जल भराव के आदि को, जल निकासी आदि के काम को नहीं देखा है, इसलिए आदि की व्यवस्था सुचारू नहीं रही, उन सब से लोगों में नाराजगी है। और लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि मामलों में भी वर्तमान सरकार को, चाहे केंद्र की हो राज्य सरकार को हो, उसको सेल मानते हैं। और उसके लिए भी लोग जो है इस समय कांग्रेस को शक्ति देना चाहते हैं। नगर निकाय का चुनाव के साथ नगर निकाय का ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव की आधारशिला रखने का
एक जैसे हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, महिलाओं पर अपराधों की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, खनन की बात हो, शराब की बात हो, समान मुद्दे हैं। बाकी जो अन्य मुद्दे हैं वो स्थानीय भी हैं। उधम सिंह नगर जनपद में जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिले के डीएम नितिन सिंह भदौरिया और उधम सिंह नगर जनपद के एसपी मणिकांत मिश्रा ने रुद्रपुर के किच्चा रोड स्थित वगवाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वगवाड़ा मंडी में नगर निगम रुद्रपुर, नगर पालिका परिषद नगला, गदरपुर, बाजपुर, नगर पंचायत लालपुर की मतगणना होगी। डीएम ने कहा कि वगवाड़ा मंडी से 9 नगर निकायों की मतदान पार्टियां रवाना और मतगणना होनी है, इसलिए सभी तैयारियां 20 जनवरी तक पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा 23 जनवरी को मतदान की प्रक्रिया होगी, फिर 25 जनवरी को मतगणना होगी, इसलिए मतगणना की तैयारियां भी पहले ही 20 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए। आप लोगों ने हमारी यहाँ पे कई निकायों की हमारी काउंटिंग होनी है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण करके ये पाया कि यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों में कुछ हम लोगों ने मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट किए हैं, उन मॉडिफिकेशंस को भी ये लोग अमल में लेकर आ रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है क्योंकि ठंड का चुनाव है और ठंड में कोई भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, तो उसके लिए हम लोग अलाव जलाने की भी पूर्ण व्यवस्था करेंगे। स्पेसेस थोड़ी सी और बड़ी बनाई जाएंगी। कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द जैसे ही टीमें यहाँ पे आए उनका तुरंत हम लोग चेकिंग करके उनको तत्काल रिलीव कर सकें। उन जगहों पर जहाँ मतगणना हो रही है उसको लगातार जिलाधिकारी महोदय द्वारा और हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि क्या क्या इंतजाम सुरक्षा के हिसाब से चाहिए, कैसे उनको जो मतपेटियाँ आ रही हैं उनकी क्या व्यवस्था रहनी चाहिए, उस पर जिलाधिकारी महोदय ने दिशा निर्देश दिए हैं और कुछ जगहों पर सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए हैं, उसी के अनुसार कार्रवाई। खबरों की तरफ नैनीताल उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश के स्वागत के लिए बार सभागार में एकत्रित हुए। मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र दोपहर में बार सभागार पहुंचे, जहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर के उनका स्वागत किया और इस दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र जी ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। हमने देखा है कि कोरोना के बाद से, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड में केसों की जो पेंडेंसी है वो लगभग 50,000 पहुंच रही है और दूसरा जो यहाँ जजों की कमी है हमारी और जो फाइलिंग सिस्टम है, कई चीज़ें वकीलों की कई समस्याएं हैं और चैम्बरों का रखरखाव। तो इसके संबंध में हमारी चीफ जस्टिस साहब महोदय से बात हुई आज। उनका क्योंकि बार में पहली बार आए तो उनके स्वागत में ये कार्यक्रम रखा गया था और चीफ जस्टिस महोदय ने बार से ये कहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो बार की उसको वो शीघ्र उसका ठीक करने की कोशिश करेंगे। और चीफ जस्टिस महोदय से हमें आशा है कि जो हाईकोर्ट में जजों की संख्या तुरंत बढ़े और नया एलिवेशन हो जजों का, और दूसरा जो वादकारी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र न्याय मिले, ये हमारी बार की रिक्वेस्ट उनसे है। वहीं उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा देहरादून के आरटीओ दफ्तर में एक मिनी ट्रैफिक पार्क बनाया गया, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने और जागरूक करने के जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स, रेफ्लेक्टर, साइन बोर्ड और चेतावनी बोर्ड, रोड ट्रैक, येलो लाइन, यू टर्न सहित ट्रैफिक रूल्स से जुड़ी सभी जानकारी मिलेंगी। इस पार्क में सांप सीढ़ी के माध्यम से यातायात नियमों को बखूबी समझाया गया। देहरादून के आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि यह नया प्रयोग उन बच्चों के लिए है जो कभी अपना काम करवाने आरटीओ परिसर में आएंगे तो उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
आरटीओ ऑफिस देहरादून के द्वारा एक नया अभियान चलाया गया है, एक अभिनव प्रयोग किया गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉलेजों के और जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे हैं, जो आगे भविष्य में गाड़ी चलाएंगे या गाड़ी चला रहे हैं या कभी कोई काम करवाने आरटीओ ऑफिस में आएंगे, तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको बुला रहे हैं, उनको 50 की संख्या में इनवाइट कर रहे हैं आरटीओ कार्यालय में। कार्यालय का भ्रमण करवाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि कहाँ क्या काम होता है, किस पटल पे लाइसेंस बनता है, कहाँ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन होते हैं, गाड़ी ट्रांसफ़र कहाँ होता है, चालान अगर हो गया चालान का भुगतान कैसे होता है, कहाँ होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पूरे कार्यालय का भ्रमण करवाया। साथ ही साथ यहाँ हम लोगों ने छोटा सा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बना रखा है। उस ट्रैफिक पार्क में रोड मार्किंग्स के बारे में और एक सांप सीढ़ी का गेम भी कर रखा है, जिसमें रोड सेफ्टी का थीम है। उस थीम पर भी हम लोगों ने उनको गेम खिलाया। उसके बाद पूरे कार्यालय को मैंने पहले बताया, भ्रमण किया गया, रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया। चंपावत के ढकना, वडोला और डुंगरा सेटी से सटे जंगलों में लकड़ी लेने गई महिलाओं ने विशालकाय बंगाल टाइगर का शव देखा। टाइगर को देख महिलाएं दहशत में आ गई। महिलाओं के द्वारा आसपास के लोगों को सूचना दी गई, जिन्होंने वन विभाग को बंगाल टाइगर का शव पड़े होने की सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा बंगाल टाइगर के शव को कब्जे में लिया। फिलहाल टाइगर की मौत की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। मौके पर पहुंचे डीएफओ चंपावत नवीन पंत और एसडीओ नेहा सोन ने बताया, मौत आपसी संघर्ष में हुई है। उन्होंने कहा, बंगाल टाइगर जो आज तक यहां नहीं देखे गए, आखिर कहां से आए और कितने हैं, इस बारे में जानकारी ली जा रही है। डोईवाला के लच्छीवाला नेशनल हाईवे के समीप दिन दहाड़े एक हाथी हाईवे पर आ धमका। हाथी के अचानक रोड पर आ जाने से राहगीरों की सांसें अटक गईं। बता दें कि देहरादून के लच्छीवाला टोल प्लाजे के आसपास लच्छीवाला वन रेंज में अक्सर हाथी रोड पार करते हुए नजर आते हैं। जिस वक्त हाथी रोड पार कर रहा था, उस वक्त रोड पर सैकड़ों गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी। गनीमत यह रही कि हाथियों ने गनीमत ये रही कि हाथी ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और रोड के एक और जंगल में निकलकर दूसरी ओर चला गया। नैनीताल जिले के अंतर्गत पड़ने वाला रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले कोटा रेंज के ओखलढुंगा क्षेत्र में देर शाम लकड़ी लेने जंगल में गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। वहीं हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वन विभाग मौके पर एक दूसरा पिंजरा लगाने घटनास्थल पर पहुंचा। वहीं एक वनकर्मी के साथ आक्रोशित ग्रामीणों ने मारपीट कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसका वीडियो एक ग्रामीण के द्वारा बनाया गया था। वहीं रामनगर के डीएफओ ने कहा कि मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। कल ओखलढुंगा में एक दुर्घटना घटी जहाँ पे महिला के ऊपर एक बाघ ने हमला किया था और रात भर हम वहाँ जाके हमारा पूरा टीम वहाँ जाके रेस्क्यू में ऑपरेशन में जुड़े और उसके बाद वहाँ पे पिंजरे लगाए और उनके जो भी डिमांड्स थे, जैसे कि वहीं पे ऑन द स्पॉट पोस्टमार्टम होना चाहिए, पिंजरे तुरंत लग जाना चाहिए और उसके साथ साथ जो मुआवजा का प्रक्रिया और बाकी जो भी अन्य चीज़ थे वो सबको मानते हुए हम वहाँ पे जो भी उनका डिमांड्स है वो सब मीट आउट करके हम वहाँ पे पिंजरे लगा के ग्राम वासियों के साथ ही वहाँ पे जाके उनके साथ पिंजरे लगा के आए जो ऑन द स्पॉट जहाँ पे ये दुर्घटना घटी थी। और आज सुबह फिर से हमारा वो पूरा और रात भर हमारा टीम वहीं पे रहा और आज सुबह फिर से जब चेक करने गए तो फिर से वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं जो फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड करके ऐसे कि वो हम केज को क्लोज कर दिए थे, ऐसे कुछ फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड करके हमारे स्टाफ पे हाथ उठाए। ये बहुत ही गलत है और बहुत ही एक गलत प्रथा है। अगर ऐसे चलेगा तो हमारा वन कर्मियों का मनोबल भी टूटेगा, तो हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। मैंने एसएसपी और डीएम मैडम से बात कर लिया है और हम जो भी के ऊपर एफआईआर फाइल करेंगे और ऐसे कभी आइंदा ना हो उसको देख लेंगे। आगरा पुलिस अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में थाना लोहा मंडी क्षेत्र के खातीपाड़ा में पुलिस को सूचना मिली कि अवैध तेजाब की बिक्री की जा रही है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर छापामार कार्रवाई की।
पुलिस ने वहां से अवैध 200 लीटर तेजाब को बरामद किया है। वहीं 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस अवैध काम को करने वाले रिजवान और उस्मान मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। वहीं विष अधिनियम के तहत पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। अल्मोड़ा जिले के सकरखोला में मां भुवनेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे सल्च विधायक महेश जीना का फूलमाला पहनाकर मंदिर समिति के लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान सल्च विधायक महेश जीना ने मां भुवनेश्वरी देवी सकरखोला में मां भुवनेश्वरी देवी और ओमगिरी महाराज से आशीर्वाद लिया और परिवार के मंदिर में पूजा अर्चना हवन यज्ञ किए। साथ ही भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सकरखोला, हिनोला, खुमाड़, जंतरा, मोलेख सहित विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सल्च विधायक महेश जीना ने कहा, मां भुवनेश्वरी देवी सकरखोला के सौंदर्यकरण, सुधारीकरण, जनरेटर देने की बात की। साथ ही उन्होंने कहा, मंदिर तक जल्द सड़क पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मां भुवनेश्वरी का प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर ओमगिरी बाबा जी की तरफ से आज यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम रखा गया था और कुछ ना कुछ बाबा जी का मानना है कि यहाँ कुछ तो चमत्कारिक घटना घटने वाली है। तो आज हम भी इसीलिए बाबा जी के और मंदिर में मां भुवनेश्वरी के दर्शन के लिए आए थे। और हमारे मंदिर के जो हमारे पूरे व्यवस्थापक हैं, मोहन सिंह जी जो हैं, इनके द्वारा मुझे कई बार पहले भी बुलाया गया था, लेकिन समय की बाध्यता की वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज शायद माता का बुलावा था, तो मेरा आज यहाँ पर एक जनरेटर की प्रॉब्लम है। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले भी कई बार विधायक जी को बुलाया, उन्होंने अपने व्यवहार से बताया और समय के अभाव से आना नहीं हुआ। आज माँ का आदेश उनके लिए हुआ तो माँ के दर्शन उन्होंने यहाँ पर किए हैं और आगे भी मैंने उनकी यहाँ पर की समस्या के बारे में माननीय विधायक जी को अवगत कराया है। हमारे में कई मूलभूत समस्याएं हैं, यहाँ नीचे से ऊपर लाने में कई दिक्कतें आती हैं, तो वो आप बखूबी जानते हैं। और यहाँ पर जो हमारे महाराज जी 2023 से आए हैं, श्री ओमगिरी जी, वो एक तपस्वी हैं, सन्यासी हैं और उन्होंने यहाँ पर जब वो आए मेरे से कहा, बेटा मेरे को यहाँ पर एक रात को अद्भुत ज्योत जली हुई दिखती है। 2 साल पहले से ही लगातार मेरे को कहते आ रहे हैं और इस बार उन्होंने मन बनाया कि यहाँ पर की पूजा की जाए। आखिर इस जगह में क्या अद्भुत ऐसी माया है, उस माया को ढूंढ निकाला जाए। इसी के लिए मैंने आज माननीय विधायक जी को पूजा के शुभारंभ के लिए बुलाया था। उत्तराखंड खेल विभाग की ओर से 38वें राष्ट्रीय खेल के प्रचार प्रसार के लिए नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में स्टेट यूथ बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन ईडीएम फिंचाराम चौहान ने किया, जबकि विशिष्ट अतिथि बॉक्सिंग के जनक और पूर्व उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मुखर्जी निर्वाण रहे। उद्घाटन के मौके पर बालिका विद्या मंदिर की बालिकाओं ने रंगारंग गीत प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में देहरादून, कोटद्वार, हॉस्टल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, यूएस नगर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, साइट ट्रेनिंग सेंटर, बागेश्वर, टनकपुर और नैनीताल के बॉक्सरों ने भाग लिया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।